अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ क्लियर है? यस सर, जी सर, आ रही है आपकी सर आवाज। आवाज। ठीक, सही। बस ये था कि आज मेकअप क्लास हमने शेड्यूल की। वैसे तो मैंने पोस्ट कर दी थी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू रहेंगी और मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीना तो रहेगा, तकरीबन 1 महीने तक तो चलता ही रहेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो फैसला करेगी फिर उसके ऊपर देखेंगे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जैसे स्केड्यूल चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो इंशाल्लाह आज मेकअप इसकी हमने अरेंज की थी, तो मेकअप ले लेते हैं। सर क्लास कितनी देर की होगी? क्लास तकरीबन जो है ना, ये इशा के नमाज में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का, 15-20 मिनट का ब्रेक होगा। उसके फिर तकरीबन ये 9:30 से थोड़ा सा ऊपर 9:45 तक जाएगी क्लास, 9:45 तक जाएगी। सर आप ब्रेक लेंगे बीच में नमाज के लिए इशा की, तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो वरना 9:30 में ख़त्म हो जाती क्लास, तकरीबन 9:45 बजे तक। ऐसे कोशिश करेंगे, देखें जितना जल्दी हो सकेगा इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। सर अटेंडेंस ले लिया आपने? ये अभी अटेंडेंस नहीं ली, अटेंडेंस सभी लोग आ रहे हैं, 15 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये मर्ज करके क्लास ली है, तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे इसमें। अच्छा जी, अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोसेसेस के ऊपर। और यानी कि प्रोसेस क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले करता है ना, वो प्रोसेस के ऊपर ही प्ले करता है। तो प्रोसेसेस को जो है ना, वो एकदम हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर प्रोसेस के बारे में बात होगी। तो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्केजुलिंग, ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और एग्जांपल ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में जो है हम बात करेंगे। अच्छा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि
जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमें लिखा है टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हो, ठीक है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अगर एग्जीक्यूशन में नहीं है तो वो प्रोग्राम है जस्ट, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है फिर वो एंटिटी प्रोसेस बन जाती है। ये सेकंड पॉइंट में देखते हैं टू डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग, क्रिएशन एंड टर्मिनेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी कि प्रोसेस के अंदर ये सारे काम होते हैं। शेड्यूलिंग होती है प्रोसेस की, कि पहले कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, बाद में किसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसको कहते हैं हम प्रोसेस शेड्यूलिंग। फिर इसकी प्रोसेस क्रिएट करने का अमल होता है, उसको कहते हैं प्रोसेस क्रिएशन। उसको भी टर्मिनेट भी किया जाता है तो टर्मिनेशन कहलाता है। और फिर प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस होंगी प्रोसेस से मुताल्लिक। और अगले पॉइंट में कह रहे हैं टू एक्सप्लोर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। ये तो तकरीबन जो है ना यहाँ बताया है कि प्रोसेस आपस में के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे ये करेंगे शेयर्ड मेमोरी इस्तेमाल करके। शेयर्ड मेमोरी यानी कि रैम, यानी कि सिंगल रैम होगी, और सिंगल रैम की वजह से ही जो है प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सके। सिंगल रैम को इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन करेंगे। और अगला पॉइंट है टू डिस्क्राइब इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। नेटवर्क एनवायरनमेंट में क्लाइंट्स भी होते हैं, सर्वर भी होते हैं, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन है कैसे होती है तो वो भी देख लेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसेस कॉन्सेप्ट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। तो ज़ाहिर है हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोग्राम चला रहे हैं, गेम्स भी हम खेल रहे हैं, इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है, ब्राउजिंग भी हो रही है, और जो है हम वर्ड प्रोसेसिंग में काम भी कर रहे हैं, MS वर्ड भी चल रहा है, बहुत सारे चीज़ काम एक साथ जो है ना वो कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम तो चला ही रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसके, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। एक तो बैच सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत सारी जॉब्स जो है वो एक साथ दे दी जाती हैं, और वो जॉब्स जो है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है, उसको कहलाते हैं बैच सिस्टम। और दूसरे होते हैं टाइम शेयर्ड सिस्टम। आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं, टाइम शेयर्ड सिस्टम। टाइम शेयर्ड सिस्टम के अंदर होता है क्या है कि थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ना सब सारे टास्क को मिलता है, सारे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, और थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो अरेंज करके थोड़ा थोड़ा टाइम हर कोई एग्जीक्यूट होता है। हमें फीलिंग यही आती है कि सब एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हर कोई जो है वो अपने टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं टाइम शेयर्ड सिस्टम। इसमें जो है यूज़र प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, ये यूज़र प्रोग्राम्स। तो जितने यूज़र प्रोग्राम्स या जितने भी टास्क हैं वो आ जाते हैं टाइम शेयर सिस्टम के अंदर। तो हर टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, और उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो सारे टास्क जो है वो चल रहे होते हैं। तो ये टाइम शेयर सिस्टम के लिए। अच्छा जी, हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं लफ्ज जॉब का इस्तेमाल हुआ है, कहीं प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है ना, यानी कि अगर प्रोसेस कह रहे हो या जॉब कह रहे हो तो एक ही बात है। तो कहीं कहीं जॉब लिखा हुआ नजर आएगा आपको तो उसका मतलब प्रोसेस ही है। अच्छा जी, प्रोसेस क्या है, दोबारा डेफिनेशन आ गई प्रोसेस की। हाँ, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम चल रहा होता है, यानी कि जो प्रोग्राम रैम में होता है और चल रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जिसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सीक्वेंशियल फैशन, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो सीक्वेंशियली चल रहा होता है, यानी कि पहले एक प्रोसेस रन होता है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस रन होता है, और सीक्वेंशियल फैशन के अंदर जो है वन बाय वन सारे प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा, प्रोसेस के जो है वो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है टेक्स्ट सेक्शन कहलाता है, प्रोसेस का एक पार्ट होता है टेक्स्ट सेक्शन, और एक पार्ट जिसके अंदर सारा कोड होता है, एक्चुअली उस प्रोसेस से रिलेटेड जितना कोड होता है
प्रोग्रामिंग कोड, वो सारा का सारा टेक्स्ट सेक्शन में होता है। और जो करंट एक्टिविटीज चल रही हैं जिसके जैसे कि प्रोग्राम काउंटर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलने वाली होती है उसका एड्रेस सेव होता है। ठीक है, तो जितनी करंट जितना प्रोग्राम काउंटर का जो वैल्यूज होंगी, यानी कि अब इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है, और फिर प्रोसेसर के रजिस्टर्स जो है, ठीक है, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, तो उन रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है हर प्रोसेस के लिए, वो भी जो है प्रोसेस के अंदर जो है वो चीज़ें सेव हो रही होती हैं। इसके अलावा स्टैक होता है, स्टैक के अंदर जो है वो टेम्पररी डेटा होता है, और इसके अलावा डेटा सेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टैक होता है इसके अंदर ज़ाहिर लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस, ये सारी चीज़ें स्टैक में होती हैं। जितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर सी शार्प पे आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, वो सारे स्टैक के जरिए मेंटेन हो रहे होते हैं। इस तरह डेटा सेक्शन है जिसमें ग्लोबल वेरिएबल्स जितने भी हम क्रिएट करते हैं वो सारे डेटा सेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल, आपको फर्क पता होगा लोकल वेरिएबल में और ग्लोबल वेरिएबल में। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो, फंक्शन से बाहर भी यूज़ कर सकते हो, कि लोकल वेरिएबल से फंक्शन के अंदर ही हम यूज़ करते हैं, बाहर इसका स्कोप नहीं होता। इस तरह से हीप है, हीप कंटेनिंग मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। हीप भी ज़ाहिर एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब वैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ही, तो हीप जो है वो भी डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो मेमोरी को रन टाइम पे रन करते हैं। मतलब क्या है, बताने का मकसद ये है, एक प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं। ठीक है, अब आप देखो ना, एक प्रोसेस ऐसा भी आप करते हो, यहाँ पर इसका तस्करा मैं आपको समझा दूँ, ऐसा भी आप करते हो कि जैसे एम एस वर्ड को आप एक प्रोसेस को आप कई मरतबा चलाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड है ना, अब एम एस वर्ड को आपने चलाया, आपने 3 डॉक्यूमेंट देखने थे। ठीक है, वर्ड की 3 फाइलें थी आपकी, तो तीन तीन डॉक्यूमेंट्स को चलाने के लिए तीनों मरतबा आप एम एस वर्ड को ही क्लिक करोगे, तीनों मरतबा एम एस वर्ड ही चलेगा। तो प्रोसेस एक चला, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली 3 फाइलें चल रही है ना, एम एस वर्ड तो चल ही रहा है, 3 मरतबा आपने एम एस वर्ड चलाया, लेकिन हर मरतबा जो है वो उसका टेक्स्ट फाइल अलग है, इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट सेशन अलग होता है, प्रोग्राम काउंटर हर एक का अलग होता है, हर प्रोसेस यानी कि उनका जो सब प्रोसेस बनता है ना वो डिफरेंट होता है। तो 3 मरतबा प्रोसेस वो एक्चुअली एक ही होता है, वर्ड की एक ही वर्ड एम एस वर्ड एक ही बार एम एस वर्ड खुला होता है, लेकिन उसके जो सब प्रोसेस होते हैं ना वो डिफरेंट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप वेब ब्राउजर खोलते हो, ब्राउजर तो आप एक ही बार खोलते हो, वो एक ही प्रोसेस क्रिएट होता है, लेकिन जब आप उसके मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन करते हो तो वो सब प्रोसेस बन जाते हैं उसके। ठीक है, वो सब प्रोसेस का हर एक का टेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डेटा, हीप, सबका अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो है प्रोसेस जो है वो उसके अंदर सारी चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं। जब हम सिर्फ लफ्ज़ प्रोसेस कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है। उसको हम डीप में देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम जो था ना वो पैसिव एंटिटी है। प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। ठीक है, स्टोर्ड ऑन डिस्क, हार्ड डिस्क पे होता है। जो आपका प्रोग्राम है, कोई भी फाइलें रखी हुई है वो हार्ड डिस्क पे रखी हुई है, वो पैसिव एंटिटी है। लेकिन जब वो आप चलता है, रैम में आता है, तो वो एक्टिव एंटिटी बन जाती है, वो प्रोसेस बन जाता है। वो प्रोग्राम फिर प्रोग्राम नहीं रहता, वो प्रोसेस बन जाता है जब वो रैम के अंदर आ जाता है और एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एक्जीक्यूटेबल फाइल्स लोडेड इनटू मेमोरी। ठीक है, तो जाहिर है जब ये फाइलें जो है वो मेमोरी में लोड हो जाती हैं और चलना शुरू हो जाती हैं तो प्रोग्राम जो है प्रोसेस बन जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड वाया जीयूआई माउस। ठीक है, आप माउस से क्लिक कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को माउस से क्लिक करके आप चला सकते हो, या कमांड लाइन से डॉस के जरिए कमांड लाइन से एंट्री करके कोई भी प्रोग्राम चलाया जा सकता है। कोई भी जो भी प्रोग्राम चलेगा जाहिर है वो प्रोसेस बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेस। हर प्रोग्राम के साथ सेवरल प्रोसेस अटैच होते हैं। कंसीडर मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। ठीक है ना, ये भी होता है कि कुछ मल्टीपल यूजर्स हैं, जैसे ये मैंने भी आपको एग्जांपल दी, जैसे एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड एक ही प्रोग्राम है लेकिन सेवरल प्रोसेस बनेंगे उसके। 4-5 फाइलें आपने एम एस वर्ड की खोली हुई है, तो उसके सेवरल प्रोसेस बन जाएंगे। प्रोग्राम एक ही है लेकिन प्रोसेस सेवरल बनेंगे उसके। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल। तो हर प्रोसेस जो, अगर हम प्रोसेस को मेमोरी में देखें तो प्रोसेस के अंदर, मेमोरी के अंदर जो है ना, वो प्रोसेस के साथ हर प्रोसेस का टेक्स्ट होता है, उसका डेटा होता है, उसका हीप होता है, सारी चीज़ें उसके साथ जो है प्रोसेस के साथ जो है एसोसिएटेड होती है। इसकी वजह से हर प्रोसेस का जो है डेटा अलग अलग रहता है दूसरे प्रोसेस से।
अच्छा, अब यहाँ पर हम प्रोसेस की जो है ना वो स्टेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस स्टेट, ठीक है। प्रोसेस की जो है स्टेट्स जो है वो चेंज होती है। जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट करता जाता है वैसे वैसे उसकी स्टेट्स जो है वो चेंज होती रहती है। तो प्रोसेस जो है वो पहले जैसे जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है, आप किसी माउस से क्लिक करते हो किसी भी फाइल को, उस वक्त वो प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, रन होता है। क्रिएट का मतलब क्या है, ज़ाहिर रन होना शुरू होता है, तो हम कहेंगे प्रोसेस क्रिएट हो गया, तो वो न्यू स्टेट कहलाती है, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। फिर जब वो प्रोसेस चलना शुरू हुआ उसको हम कहते हैं रनिंग स्टेट, ठीक है। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो चलना शुरू हो जाती है और इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, और वो स्टेट कहलाती है रनिंग स्टेट। फिर आते हैं वेटिंग स्टेट भी आ जाती है। वेटिंग स्टेट क्या है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, ठीक है। ये पॉइंट जैसे यहाँ पर देखें, ये प्रोसेस चल रहा था, आपने चलते चलते प्रिंट की कमांड दे दी, अब प्रोसेस रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए वेट करेगा जब तक कि प्रिंट आउट ना निकला है, या जो है वो प्रोसेस चलते हुए जो है ना वो आपने माउस से क्लिक कर दिया, इंटरप्ट कोई जनरेट होगा, कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर दी, अब इंटरप्ट जनरेट होगा। जब इंटरप्ट जनरेट होगा तो जाहिर है वो प्रोसेस जो है वो वेट करेगा, क्योंकि इंटरप्ट जो जनरेट होगा वो सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा, उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, जिसकी वजह से और प्रोसेस सारे वेट करेंगे। तो ऐसी स्टेट को कहते हैं हम वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट का मतलब ये है कि जो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है वो किसी भी वजह से, चाहे आईओ जनरेट हो जाए, चाहे इंटरप्ट जनरेट हो जाए, आईओ की वजह से चाहे इंटरप्ट जनरेट हो जाए, या कोई और वजह हो, प्रोसेसिंग के अंदर उसको उसकी बारी नहीं आई हो, ये दूसरे प्रोसेस चल रहे हो उसकी बारी नहीं आई हो, तो वेट करेगा। तो इस स्टेट को कहते हैं हम वेटिंग स्टेट। तो प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में भी आता है। नेक्स्ट वन इज रेडी स्टेट। रेडी स्टेट क्या है कि द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर, यानी कि कहने का मतलब ये है, देखो ये फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये अलग अलग प्रोसेस है फॉर एग्जांपल। मल्टीपल प्रोसेस हैं, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, और ये मल्टीपल प्रोसेस जो है प्रोसेस 3, अलग अलग प्रोसेस है, और वो ये हुआ है प्रोसेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, ये रैम में जाएंगे, ठीक है, ये रैम है, रैम में प्रोसेस आएंगे। तो पहले प्रोसेस 1 रैम में आया, फिर प्रोसेस 2 रैम में आया, अब ये रैम में आ गया, ठीक है। अभी लेकिन रैम में तो आया, लेकिन अभी इनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एग्जीक्यूट क्या मतलब क्या है, सीपीयू ने अभी तक इनको एग्जीक्यूट नहीं किया, सीपीयू ने प्रोसेस को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया। यानी कि सीपीयू ने अभी तक इनको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये क्या करेंगे, सारे प्रोसेस वेट करेंगे। रैम में मौजूद है, रैम में मौजूद है, इसलिए हम कह रहे हैं रेडी स्टेट है। अगर रैम में नहीं होते तो फिर तो ये फिर तो ये वेटिंग स्टेट में होता है, ये वेटिंग स्टेट में है, ये रैम में नहीं है, ठीक है। अगर रैम में आ गए तो ये रेडी स्टेट हो गई, रेडी स्टेट हो गई, ठीक है ना। और जब जब प्रोसेसर इनको मिलेगा, प्रोसेसर इसको चलाएगा, फिर ये कहलाएगी रनिंग स्टेट, ये रनिंग स्टेट में आ जाएंगे। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको रैम से निकाल दिया जाएगा और प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग स्टेट, ठीक है। वो टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोसेस हैज बीन फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेसर उसको जो है वो रैम से बाहर निकाल देगा, किक आउट कर देगा, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस हैज बीन टर्मिनेटेड। तो ये स्टेट्स है प्रोसेस की, जो कि चेंज होती रहती हैं। एक प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट में भी आता है, कभी रनिंग स्टेट में आता है, कभी वेटिंग में आता है, कभी रेडी में आता है। तो ये सारी स्टेट्स जो है वो प्रोसेस की होती है। स्लाइड क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं आगे और इसको एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम आ रही है इसकी।
देखें इसकी डायग्राम आ गई। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है। न्यू स्टेट का मतलब है ज़ाहिर है प्रोसेस क्रिएट होता है, और एडमिटेड उसको जब क्रिएट होगा, सारे प्रोसेस क्रिएट होने के बाद उसको एडमिट किया जाएगा रेडी स्टेट। तो प्रोसेस जो है फिर वो रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोसेस जब रेडी स्टेट में आएगा, यानी कि रेडी स्टेट का मतलब क्या है, रैम में आ चुका है। रेडी स्टेट का मतलब है रैम में आ चुका है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रोसेसर ने इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। तो वो रेडी तो है लेकिन अभी एग्जीक्यूशन में नहीं आया। लेकिन जब प्रोसेस उसको मिल जब प्रोसेसर उसको प्रोसेस करना शुरू करेगा, यानी कि जब उसको सीपीयू मिल जाएगा, तो अभी देखो ये वाला जो एरो दिखाया गया है, तो ये एरो क्या कर रहा है, ये एरो जा रहा है रनिंग स्टेट में। तो वो प्रोसेस फिर जो है वो रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रेडी स्टेट में आएगा। रेडी स्टेट में वो अभी रन नहीं हो रहा, बल्कि रन होने के लिए अभी वो तैयार है। ठीक है, तो वो जैसे ही रन होगा तो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। लेकिन चलते चलते अगर उस इंटरप्ट जनरेट हो गया, ठीक है, तो दोबारा से वो क्या होगा, वो प्रोसेस, इस एरो को आप देखें, तो दोबारा से वो प्रोसेस जो है वो कहाँ जा रहा है, दोबारा रेडी स्टेट में आ जाएगा। यानी कि उसको रनिंग से रोक के उसको रेडी स्टेट में होगा, तो वो रैम में ही, लेकिन थोड़ी देर के लिए वक्फा दे दिया जाएगा, क्योंकि इंटरप्ट जनरेट हो गया। तो जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो पहले उसका काम किया जाएगा, और उसको वक्फे के लिए वजह से उसको दोबारा रेडी स्टेट के अंदर रख दिया जाएगा। और जब इंटरप्ट कंप्लीट, फिर रेडी स्टेट से दोबारा फिर वो कहाँ जाएगा, दोबारा अगर सीपीयू उसको मिलेगा, दोबारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा, दोबारा वो प्रोसेस जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो प्रोसेस जो है वो रनिंग से रेडी स्टेट में भी आते हैं, रेडी से रनिंग में भी आते हैं। ये स्विचिंग जो है ना, साइकिलिंग है, जैसे चलती रहती है। ठीक है, अगर प्रोसेस चलते चलते कंप्लीट हो जाएगा तो जाहिर है एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनेटेड, तो वो एग्जिट हो जाएगा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर प्रोसेस चलते चलते जो है कोई आईओ आ गया, ठीक है, कोई आईओ आ गया, कोई ऐसा इवेंट आ गया, ठीक है, तो कोई कोई सॉरी यहाँ पर दिखाया, कोई आईओ आ गया, कोई आईओ ने की वजह से अब वो क्या होगा, स्केड्यूलर उसको डिस्पैच करेगा। डिस्पैच का मतलब क्या है कि उसको जो है वेटिंग स्टेट में डाल देगा, क्योंकि वेटिंग स्टेट का मतलब क्या है, ये काफ़ी देर के लिए अगर वेट करना पड़ेगा तो जाहिर है उसको रैम से भी निकाल दिया जाता है। जब काफ़ी देर से वेट करेगा तो जाहिर है रनिंग से उसको फिर उसने रेडी में नहीं रखा, बल्कि रनिंग से उसको वेटिंग में डाल दिया, वेटिंग स्टेट में डाल दिया। कि अभी जो है उसको वेट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी जो आईओ आया वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा देर का आईओ है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए उसको जो है वो रैम से निकाल के वेटिंग स्टेट के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो फिर जब वेटिंग स्टेट उसकी थोड़ी देर बाद, जब आईओ कंप्लीट हो जाता है, अभी लिखा हुआ है जब आईओ थोड़ी देर बाद कंप्लीट हो जाता है उसकी रिक्वेस्ट। आईओ का मतलब क्या है, आईओ या कोई इवेंट, आईओ का मतलब है कि कीबोर्ड से कोई की प्रेस किया, माउस से कुछ क्लिक किया, अब उसका काम जब कंप्लीट हो गया फिर दोबारा से उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में दाखिल कर दिया जाता है। ठीक है, रेडी से फिर दोबारा वो रनिंग में चला जाता है। तो इस तरह से जो है प्रोसेस की स्टेट्स जो है वो चेंज होती रहती है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। स्टेट्स आपको समझ में आया कि स्टेट्स जो है वो किस तरीके से प्रोसेस जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है हो जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये पीसीबी इसका नाम होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि हर प्रोसेस के साथ जो इन्फॉर्मेशन उसके साथ एसोसिएटेड होती है वो उसके डेटाबेस में सेव हो जाती है। उसका छोटा सा मतलब एक ब्लॉक बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो हर प्रोसेस का अपना होता है। ठीक है, और उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप लिखा है इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, इसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं या टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं, एक ही नाम है। तो इसके अंदर ये सारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप देख लो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होते हैं। यानी कि प्रोसेस की स्टेट होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया प्रोसेस की स्टेट होती है। प्रोसेस स्टेट का मतलब क्या है, वो रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, न्यू स्टेट में है। अभी आपको मैंने सारी स्टेट्स दिखाई, तो वो सारी स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव होती है। हर प्रोसेस की तो अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, उसमें सेव होती है। यानी कि दूसरे लफ्जों में आपसे बताऊँ, हर प्रोसेस एक्चुअली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के साथ होता है। ठीक है, हर प्रोसेस के साथ उसका अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। और अगर वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ना हो तो जाहिर है हमें पता ही नहीं चलेगा वो प्रोसेस इस वक्त कौन सी स्टेट के अंदर है, हमें पता ही नहीं चलेगा।
तो वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या है कि जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है, उसकी लोकेशन जो है जाहिर है वो प्रोग्राम काउंटर के पास होगी। प्रोसेस जो है कितने % कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस ही होती है। किसी प्रोसेस में 10 इंस्ट्रक्शन चली होंगी, किसी प्रोसेस में 20 इंस्ट्रक्शन चली होंगी, तो कोई प्रोसेस 50% कंप्लीट हो गया होगा, कोई 80% कंप्लीट हो गया होगा। तो ये पता कैसे चलेगा, ये प्रोग्राम काउंटर के जरिए। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो जितनी इंस्ट्रक्शन जाहिर है वो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है उस प्रोसेस के अंदर, वो यहाँ पर मेंटेन होगा। देखो अगर प्रोग्राम काउंटर ना हो ना तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेट में चला गया, चलते चलते प्रोसेस की स्टेट चेंज हो गई, प्रोसेस जो है अगर फॉर एग्जांपल वेटिंग स्टेट में चला गया, वेटिंग से जब दोबारा वो रेडी स्टेट में और रनिंग स्टेट में आएगा तो जाहिर है वही आगे काम शुरू करेगा, शुरू से तो नहीं चलना शुरू होगा। क्योंकि अगर उसने 10-20% काम कर लिया था पहले वेटिंग स्टेट से पहले, 20% से अब आगे चलेगा, 21%, 22% ऐसे चलेगा। तो प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली इस बात को इंश्योर करता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है, ठीक है। अगर ये चीज ना हो तो प्रोसेस फिर दोबारा शुरू से चलना शुरू हो जाएगा, फिर जाहिर है वो उसको पता ही नहीं होगा अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलनी है। तो प्रोग्राम काउंटर बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू के मैंने आपको बताया था, सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें डेटा सेव हो रहा होता है टेम्पररी, और कंटेंट्स ऑफ ऑल प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स, तो प्रोसेस से मुतालिक जितनी इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर में सेव हो रही है तो वो भी, तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की डायग्राम बनी है, इसमें बता रहा है कि प्रोसेस की स्टेट कौन सा है, प्रोसेस का नंबर कौन सा है, प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है, यानी कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी। फिर रजिस्टर्स जितने, यानी कि सीपीयू के अंदर जितने रजिस्टर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है उस प्रोसेस के लिए, वो सारी चीज़ें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखी जाती है। इसके अलावा सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, सीपीयू स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन यानी कि कौन सी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, ठीक है, स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मेंटेन होती हैं। हम स्केजुलिंग के बारे में तफसील से पढ़ेंगे आगे आगे चैप्टर में। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट की जितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो मेमोरी का मतलब रैम, तो रैम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उस प्रोसेस के लिए, रैम, ये प्रोसेस जो है रैम के कौन से एड्रेस के ऊपर लाया करता है और कितनी रैम की स्पेस इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। आपने देखा होगा बास प्रोग्राम चलने से पहले बताते हैं कि भाई हमें इतनी रैम चाहिए, तो इतनी रैम जो है वो लगाना ज़रूरी होता है, वरना उतनी रैम वो ऑक्यूपाई करते हैं वो प्रोग्राम। कुछ बड़े प्रोसेस होते हैं, कुछ बड़े प्रोग्राम होते हैं। गेम्स के बारे में आपने देखा होगा, वो कुछ ऐसे गेम्स होते हैं वो कहते हैं उनको ज़्यादा मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी का मतलब यही है कि ज़ाहिर है वो हर प्रोसेस की मेमोरी मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखी जाती है। इसके अलावा काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, CPU used clock time elapsed since start time limits, ठीक है, तो कितना CPU इसके लिए इस्तेमाल हो गया, कितना % काम हो गया, कितना क्लॉक टाइम जो है वो हो चुका है, प्रोसेस स्टार्ट हुए में कितनी देर हो गई, कितनी देर बाकी है। आप देखते हो कि जैसे इंस्टॉलेशन हो रही होती है परसेंटेज बताता है वो सारा एक्चुअली प्रिडिक्ट करता है कि इतने % हो गया, इतने % बाकी है। इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये भी ज़ाहिर इसमें होती है। IO स्टेटस इन्फॉर्मेशन, कि जितनी प्रोसेस के साथ IO डिवाइसेस एसोसिएटेड है, ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है किसी प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, किसी प्रोसेस के साथ हो सकता है प्रिंटर एसोसिएटेड हो, किसी प्रोसेस के साथ हो सकता है मॉनिटर एसोसिएटेड हो, किसी प्रोसेस के साथ हो सकता है कीबोर्ड एसोसिएटेड। तो ये IO डिवाइसेस जो है प्रोसेस के कितने प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, उन सब की जो है इंफॉर्मेशन भी जो है रखी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ पर आपको दिखाई गई, इसके अलावा भी होती है, वो सारी की सारी मेंटेन हो रही होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। हर प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड पीसीबी होता है, इसके अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो रखी जाती है। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। अभी देखो यहाँ पर लिखा है CPU स्विचेस फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस।
CPU एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर उसकी स्विचिंग होती है, ठीक है। तो वो कैसे स्विचिंग होती है वो यहाँ पर जो है वो दिखाया गया। तो बीच देखें ये प्रोसेस 0 है, ये जो चल रहा है यहाँ पर दिखाया गया एग्जीक्यूटिंग लाइन दिखाई गई है, प्रोसेस 0 की लाइन है ये, ठीक है। ये पार्ट प्रोसेस 0 के लिए। उसी तरह ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है प्रोसेस 1 के लिए, और बीच में दिखाया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इनके दरमियान कैसे प्ले कर रहा है, वो यहाँ पर दिखाया गया। अब आप यहाँ देखें प्रोसेस 0 की हम अगर बात करें, ठीक है, प्रोसेस 0, तो प्रोसेस 0 जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, लिखा हुआ एग्जीक्यूटिंग हो रही है, उसकी एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होना रुक गया। जहाँ से ब्लैक लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से ये एग्जीक्यूट होना रुक गया, और ये क्यों रुक गया? क्योंकि इंटरप्ट जनरेट हो गया। ये देखिए यहाँ पर दिखाया, इंटरप्ट जनरेट हुआ, कोई सिस्टम कॉल हुआ, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का कोई भी इंटरप्ट आया, जिसकी वजह से वो जो है इसकी एग्जीक्यूशन रोक के, जाहिर है वो इंटरप्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चलाएगा। लेकिन इंटरप्ट पे जाने से पहले वो क्या करेगा? सेव स्टेट इनटू पीसीबी 0, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 के अंदर इस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस 0 था जो चल रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 के अंदर रख देगा, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन दिखा ये रहा है कि इस वक्त जो है वो इंटरप्ट चल रहा है, ये इंटरप्ट चल रहा है, प्रोसेस रुका हुआ है, ठीक है, प्रोसेस रुका हुआ है, यहाँ पर प्रोसेस रुका हुआ है, ये लिखा है आइडल, ठीक है, आइडल है, प्रोसेस चल नहीं रहा क्योंकि इंटरप्ट आ गया। अच्छा, इंटरप्ट आ गया। अब हुआ क्या कि ये अच्छा, प्रोसेस 1 जब आया शुरू में, इधर आप देखें, ये प्रोसेस 1 जब शुरू में आया, प्रोसेस 1 शुरू में आते ही इसने वेट किया, लिखा है आइडल, आते ही वेट किया इसने। आते ही क्यों वेट किया? क्योंकि इस वक्त जो है वो प्रोसेस 1 शुरू में काम कर रहा था, तो इसने जब वेट किया, तो प्रोसेस 1 को रोक के जब ये इंटरप्ट आ गया था, तो इंटरप्ट आने की वजह से फिर इसने वेट किया, ठीक है, इंटरप्ट आने की वजह से फिर इसने वेट किया। अब ये प्रोसेस का अब हुआ क्या कि ये वेट कर रहा है, अब यहाँ पर जाके इंटरप्ट कंप्लीट हुआ है, यहाँ जाके इंटरप्ट कंप्लीट हुआ है। जब इंटरप्ट कंप्लीट हुआ तो प्रोसेसर ने काम क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम क्या किया कि उसने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1, ये लिखा है ना, आपने नजर आ रहा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि इसने फिर इस प्रोसेस P1 को चला दिया, इसने P1 को चला दिया, P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि देखो P0 चल चुका था, इसको बारी मिल गई थी, लेकिन P1 जो है वो शुरू से ही वेट कर रहा था, तो इसने P1 को यहाँ पर इसकी बारी दी। अब P1 जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, और P1 यहाँ एग्जीक्यूट होते होते यहाँ पर देखें दोबारा इंटरप्ट जनरेट हुआ है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोबारा इंटरप्ट जनरेट हुआ, ये लाइन दिखा रही है आपको कि दोबारा से इंटरप्ट जनरेट हुआ है, और इंटरप्ट होने की वजह से अब ये जो पीसी प्रोसेस 1 था जो चल रहा था, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर दी जाएगी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 में, ठीक है। और जाहिर है यहाँ से ऊपर वाला जो है ना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 में सेव हुआ था, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 स्टार्ट हो गया था यहाँ से, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 फिर यहाँ सेव कर दिया, और फिर जो है वो ये जो है वो इंटरप्ट चलता रहा। जब इंटरप्ट खत्म हुआ, फिर दोबारा से क्या लोड किया? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0, ठीक है, दोबारा से प्रोसेस, यानी कि पहला वाला प्रोसेस, इसको जो है दोबारा से रीलोड कर दिया। और रीलोड करने का मतलब क्या? दोबारा से मेमोरी में सारा इसका स्टेटस आ गया कि कितने % ये प्रोसेस हो गया था, और कौन से स्टेशन इसकी चल रही थी, रजिस्टर के अंदर कौन सी वैल्यूज थी आखिर में, तो सारी चीज़ें दोबारा से रीलोड कर दी जाएंगी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, दोबारा रीलोड कर दी जाएंगी, और फिर प्रोसेस 0 दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस डायग्राम में ये दिखाया है किस तरीके से दो प्रोसेस हैं, तो एक प्रोसेस रोक के वेट करेगा वो प्रोसेस, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे सेव कर दी जाती है, और ताकि बाद में जब उसको रीलोड करना पड़े तो दोबारा से वो रीलोड हो सके। तो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से छोड़ा गया था, और उसकी उस वक्त जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्स की वैल्यू थी, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू थी, और जो चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड थी, वो सारी चीज़ें जो है रीलोड करके दोबारा से जो है रीलोड की जाएंगी रैम में और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के जरिए, और दोबारा से प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से छोड़ा गया था। तो कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड में तो पूछ सकते हैं। नो सर। सर ये इंटरप्शन क्या है बिटवीन द पीसीबीज? सर ये इंटरप्शन जो आपने बताई है बिटवीन द
पीसीबी 0 पीसीबी 1। तो बेसिकली पीसीबी 0 में जब उसने इंफॉर्मेशन सेव की तो उसके बाद उसको पीसीबी 1 को रीलोड कर लेना चाहिए था, लेकिन बीच में जो सिस्टम की इंटरप्शन आ रही है ये क्या है बेसिकली? ये इंटरप्शन एक्चुअली सिस्टम कॉल है। इंटरप्शन वो है, इंटरप्ट आ रहा है, यानी कि आपने कोई कीबोर्ड से की प्रेस कर दी, माउस से कुछ क्लिक कर दिया, तो ये इंटरप्ट होता है। अच्छा, तो इसकी वजह से लेकिन अगर प्रोसेस सिस्टम से हम इंटरप्शन अगर अगर आप हमने हटा भी सिस्टम से दें, कोई हाँ इंटरप्शन नहीं किया, हाँ, तब भी फिर भी स्विचिंग होगी। तो जाहिर है P0 के बाद थोड़ी देर P0 को वो ये नहीं करेगा कि P0 100% चल जाए फिर P1 चलाए, ऐसा नहीं होता। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम इसी को कहते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम में ही होता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम जो है सारे प्रोसेस को मिलता है, ताकि सारे प्रोसेस जो है एक साथ जो है थोड़ा थोड़ा चलते रहे। तो P0 को थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर P1 को थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर दोबारा P0 को थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर दोबारा P1 को थोड़ा टाइम मिलेगा। अगर इंटरप्ट ना भी आए लेकिन तब, फिर उस केस में हाँ, उस केस में डायरेक्ट सर होगा। डायरेक्ट स्विचिंग हो जाएगी ना बिटवीन द प्रोसेस। जी, फिर इसमें डायरेक्ट होगा, फिर इसमें इंटरप्ट नहीं होगा बीच में। ये बुक के अंदर एक्चुअली सिनेरियो दिखाया गया था, मैंने वही जो है डायग्राम यहाँ पर दिखाई। ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, थ्रेड्स का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। सो फार प्रोसेस एज अ सिंगल थ्रेड फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि एक प्रोसेस है, वो बाज़ औक़ात एक प्रोसेस का एक ही थ्रेड होता है। थ्रेड का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस को एक ही काम करना है, तो हम कहेंगे प्रोसेस का सिंगल थ्रेड है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी के प्रोसेस का एक ही काम नहीं होता, प्रोसेस के मल्टीपल काम होते हैं। जब प्रोसेस के मल्टीपल काम होंगे तो हम कहेंगे प्रोसेस जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है, मल्टीपल थ्रेड्स है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, जाहिर है तो इसका मतलब है प्रोसेस एक काम नहीं कर रहा, प्रोसेस कई काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, जैसे अगर आपने वेब ब्राउजर खोला और वेब ब्राउजर खोलने के बाद आपने एक ही वेबसाइट चलाई, तो हम कहेंगे प्रोसेस का एक ही थ्रेड है। लेकिन अगर आपने एक वेबसाइट नीचे खोली, आपने 10 वेबसाइट्स खोली अलग अलग टैब के अंदर, ब्राउजर तो एक ही है, ठीक है, क्रोम आपने खोला है, ब्राउजर एक ही है, तो प्रोसेस तो एक ही जनरेट होगा क्रोम का। लेकिन उस प्रोसेस के अंडर में अगर आपने 10 टैब खोल लिए, 10 वेबसाइट्स खोल ली अलग अलग, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये 10 थ्रेड्स हैं जो उस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो फिर ये होता है कि जाहिर है फिर वो थ्रेड्स का आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर थ्रेड बनेंगे प्रोसेस के साथ, हो सकता है सिंगल थ्रेड प्रोसेस, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस के साथ मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एसोसिएटेड हो। तो यहाँ पर ये लिखा है कि मस्ट देन हैव स्टोरेज फॉर थ्रेड डिटेल मल्टीपल प्रोग्राम्स काउंटर्स इन पीसीबी। तो जाहिर है इस नतीजे में होगा क्या। अच्छा, इमाद का सवाल आया कि प्रोसेसर मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है एट अ टाइम, ठीक है। तो जाहिर है प्रोसेसर तो अपनी मैक्सिमम जब जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी आपने देखा होगा ना, लिखा होता है कि कितने गीगाहर्ट्ज़ है प्रोसेसर की स्पीड लिखी होती है। तो प्रोसेसर जिसकी अगर मैक्सिमम स्पीड पे अगर कम है तो वो लोड लेता रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड। और प्रोसेसर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चला जाए, ये टास्क होता है एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहता है कि प्रोसेसर जो है ना वो फुल लोड पे जाए, ताकि सारे का सारा काम जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जा सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इसके अंदर बहुत अच्छा प्ले करता है कि वो जल्दी जल्दी प्रोसेसर को जो है ना वो प्रोसेस देता रहता है, ताकि प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन उसको जो है वो उठा के जल्दी से काम को कंप्लीट करे। अच्छा, ये लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है मुझे, मैं दोबारा मीटिंग कनेक्ट करना होगी, ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होने जा रही है। सर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन